हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। एंड आज हम करेंगे डे 9 यानी डे 9 है आज हमारी रिवीजन का। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक के जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। इसमें तो आपको काफ़ी शॉर्ट में दे रखी है, बट हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे क्योंकि ये थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस थ्योरी से आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आगे भी आपको इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दोगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना लिए थे इस टॉपिक के, हम यहाँ से स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ से ना पूरा थ्योरेटिकल दे रखा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, सबसे पहले तो आपको उसका नाम याद रखना है। जो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था उसको त्रुटि एक प्रयास का सिद्धांत कहा जाता है। और जो थॉर्नडाइक थे वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और एक पशु वैज्ञानिक थे। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए। जो लर्निंग के सबसे पहले नियम थे वो थॉर्नडाइक ने ही दिए थे। और एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंसी जो पुस्तक थी वो भी थॉर्नडाइक द्वारा ही लिखी गई है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो फादर है उसको भी थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एक त्रुटि का सिद्धांत दिया जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा और वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। जो आपके थॉर्नडाइक है वो क्या सोचते थे कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की उत्तेजना बढ़ा दें तो वो उस काम के प्रति रिस्पॉन्स करेगा और जब वो बार बार उसके लिए अनुक्रिया करेगा, बार बार उसे दोहराएगा तो व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं तो उसके अंदर उत्तेजना बढ़ती है और वो फिर उस काम को करने के लिए तत्पर होता है। अब उन्होंने एक प्रयोग द्वारा यह भी सिद्ध किया है। तो उसके प्रयोग में क्या था कि थॉर्नडाइक ने ना एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक मरी हुई मछली रख दी और जो पिंजरा है उसमें एक लीवर लगा दिया कि अगर जो बिल्ली है वो लीवर पर पैर रखेगी तो वो पिंजरा खुल जाएगा और खुलकर वो जो बिल्ली है अपनी मरी हुई मछली को खा जाएगी। तो वो बेचारी भूख के मारे झटपटा रही थी, कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती। तो अचानक क्या हुआ, उसका पैर उस लीवर पर पड़ गया और वो गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी मृत जो मछली है, मरी हुई मछली है, उस तक पहुंच जाती है। तो इस प्रयोग से वो क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम बार बार प्रयास करते हैं, हम पे से बार बार गलतियाँ होंगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सीख जाएंगे, अपनी गलतियों से सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। यह सिद्धांत है, यह बताता है कि हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, यानी त्रुटियां यानी गलतियां। जब हम प्रयास की हम बार बार जब प्रयास करेंगे तो हमसे बार बार गलतियां होंगी और उन्हीं गलतियों से हम सीखेंगे क्योंकि मिस्टेक आर आवर टीचर्स। जो गलतियां होती हैं वो हमारा शिक्षक होती है, हम गलतियों से ही सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए। अब जो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे वो 2 थे, मुख्य नियम और गौण नियम, यानी प्राथमिक नियम भी कहते हैं मुख्य नियम को, प्राइमरी लॉ। अभ्यास का नियम, तो सबसे पहला क्या था, अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। यानी कोई भी काम है जिसका हम बहुत बहुत अभ्यास कर रहे हैं तो वो काम हम पे उतना ही अच्छा आएगा। जैसे कि मैथ्स है, आपके एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मैथ्स को रोज करोगे यानी उसका बार बार अभ्यास करोगे तो आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी बनेगी। अब बात आती है सेकंड की, जो है तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि हम किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। यानी किसी भी काम को हम करने के लिए बहुत ही इच्छुक यानी बहुत तत्पर है कि हाँ भाई ये काम तो मुझे करना है, तो उस काम को हम जल्द से जल्द कर लेंगे। प्रभाव का नियम, नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। अगर आप किसी काम को संतोषजनक सीख रहे हो तो वो जो सीखने का है आपका टाइम वो कम हो जाएगा, यानी आप उसे जल्दी सीख जाओगे। यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना असंभव है, यानी संभव नहीं है। अगर आप असंतोष यानी आपके मन में असंतोष है किसी चीज़ को लेके तो आप उसको नहीं सीख पाओगे। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। अब सेकंड है गौण नियम यानी सेकेंडरी लॉज, बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम जब हम नया कार्य सीखते हैं तो हम अनेक प्रतिक्रियाएं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने के लिए सही विधि मालूम हो जाती है। यानी अभी हमने कोई नया नया काम सीखा है तो हम उसके लिए बहुत ही प्रतिक्रिया करेंगे और प्रयास करेंगे और बाद में जब हम पे वो कार्य आ जाएगा, हाँ, यानी हमें उसकी सही विधि मालूम हो जाएगी तो हम अच्छे से करेंगे। यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसी भी हम नया काम सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही प्रयास करना पड़ता है।
अब बात आती है आशिक नहीं, आंशिक आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे यह अधिक शीघ्र व सरल हो जाता है। यानी अगर हम अपने काम को छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं और तब उस कार्य को करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी और बहुत सरल तरीके से हो जाता है। जैसे कि आपका 2 पेज का क्वेश्चन है तो आप 5 लाइन याद करके करोगे उस क्वेश्चन को, तो वो जल्दी भी हो जाएगा और आपको आसानी भी पड़ेगी। अब बात आती है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नवीन यानी नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम व सरल हो जाता है। जब हमारे पास कुछ पुराना ज्ञान होता है और उस पुराने ज्ञान को हम नए ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं तो वो चीज़ हम अपने मन में स्थायी कर लेते हैं, यानी बिठा लेते हैं, और इससे जो हमारी लर्निंग होती है वो अधिक सुगम और सरल बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है साइकिल टू बाइक, यानी पहले हम साइकिल सीखेंगे फिर हम बाइक सीखेंगे। तो जो बच्चा साइकिल को परफेक्टली चला लेता है तो वो बाइक सीखना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ ज्ञान तो उस पर साइकिल चलाने से आया था और कुछ ज्ञान उसे बाइक चलाने से आ गया। यानी पुराने ज्ञान के साथ जब वो नया ज्ञान जोड़ लेता है तो वो उस काम को अच्छे से कर लेता है। अब बात आती है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। यानी अगर हम किसी काम को करने के लिए अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बिठा लेते तो वो काम हम जल्दी सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही एग्जांपल देती हूँ कि सीटेट का पेपर आ रहा है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा सीटेट एग्ज़ाम को, तो आप बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट सीख पाओगे और बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर पाओगे। बट आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, पढ़ूँ ना पढ़ूँ होगा ही नहीं, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में ना वही थिंकिंग रहेगी कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं। तो किसी भी काम को आप करो तो सबसे पहले उस काम के प्रति अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बिठाओ कि होगा क्यों नहीं, हमसे ही तो होगा और किससे होगा। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए, तब आप किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। अब बात आती है सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है, इस नियम से यह अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। यानी कोई क्रिया है वो हमने पहले कर दी, अब परिस्थिति चेंज हो गई बट वो क्रिया हम उसी प्रकार से कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है फादर एंड हर डॉटर शादी। जैसे कि किसी पिता की बेटी की शादी हो जाती है तो वो जिस तरीके से बेटी से पहले बात करता था तो शादी के बाद भी वो उसी तरीके से बात करेगा, क्योंकि पिता के मन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेटी तो उसकी शादी से पहले भी थी और बेटी अब वो शादी के बाद भी है। तो परिस्थितियाँ तो चेंज होगी कि पहले तो लड़की की शादी नहीं हुई थी, अब लड़की की शादी होगी, बट जो पिता का प्यार है वो चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि परिस्थिति कैसी भी हो पर क्रिया हमारी उसी प्रकार रहेगी। अब थोड़ा सा टॉपिक और रह रहा है जेंडर वाला। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वो मैंने अच्छे से एकदम थ्योरेटिकली पढ़ाया है और इसमें सिर्फ ये थे कि 3 प्राइमरी लॉ दिए हैं लर्निंग के, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यानी अभ्यास करना वो तो है ही, अगर आप किसी काम का अभ्यास करोगे तो आप उसको जल्दी सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। बच्चों को रेडी करके सिखाने के लिए, बच्चों को रेडी करें सीखने के लिए। जब तक बच्चे किसी काम को रेडी नहीं होंगे सीखने के लिए वो नहीं सीख पाएंगे। पहले बच्चों को हमें रेडी करना है, तब हमें वो कार्य सिखाना है। जिस चीज़ का प्रभाव आप पर पॉजिटिव पड़ता है उसे आप बार बार करते हो। यानी किसी चीज़ को आपको करने से खुशी मिल रही है तो आप उस काम को बार बार करोगे, ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये 3 इसमें लॉ दे रखे हैं और वैसे मैंने आपको एक टॉपिक अच्छे से एकदम थ्योरेटिकली पढ़ा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा थोड़ा सा टॉपिक और है, उसे और देख लीजिए। ये है जेंडर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है। वैसे तो सीटेट में 1 मार्क मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बट एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। जो जेंडर है लिंग, अगर जेंडर लिखा है तो वो सामाजिक संरचना है और सेक्स लिखा है तो वो जैविक संरचना है। यानी बायोलॉजिकल है सेक्स में और सोशल है जेंडर में। और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होती है, लिंग रूढ़िबद्धता जो पहले से ही चली आ रही हो और अब हमने वो अपने जीवन में उतार दी हो। जैसे कि महिलाएं ही रसोई में काम करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे, महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, पुरुष रोते नहीं हैं। तो ये सब है वो हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप है, लिंग रूढ़िबद्धता है। और बाइसनेस होती है किसी एक के प्रति झुकाव। अब वो गर्ल्स के प्रति भी हो सकता है, बॉयज़ के प्रति भी हो सकता है, पर जो एक शिक्षक है, टीचर है, उसको बाइसनेस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके लिए गर्ल्स भी इक्वल है और बॉयज़ भी इक्वल है। तो ये
इतना सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और जो थॉर्नडाइक वाला है वो तो है ही इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और मर्जी हो तो कर देना, नहीं हो तो मत करना। कोई यानी बिल्कुल भी हम नहीं कह रहे कि कर ही देना, बट सबसे मेन बात है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, जो आपकी डाउट है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आया हो टॉपिक समझ में तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना और अच्छे से देखना। और हाँ, अगर वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छे से नहीं दिख रही हो ना तो प्लीज़ सेटिंग पर जाके वहाँ से क्वालिटी एडजस्ट कर लेना, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। क्योंकि यहाँ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि साफ दिखे, तो मुझे तो साफ ही दिख रही है। और थैंक यू, बाय।